नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी को नमस्कार। और पिछले लेक्चर में हमने हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे जो पाठ है उनकी शुरुआत की है। हमारी पहली कहानी चीफ की दावत हो चुकी है और दूसरा जो पाठ है रेखा चित्र नामक सुभान खां रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है, हमने उसकी शुरुआत की है। और इसके पहले के 2 लेक्चर में मैंने आपको सुभान खां पर बना हुआ कुछ एनिमेशन या उस प्रकार की टेलीफिल्म जो है आपको मैंने यूट्यूब पर मौजूद टेलीफिल्म आपको भेजी थी। मैं आशा करता हूं कि आपने वो देखी होगी और उसके आधार पर आपने सुभान खां को सिर्फ कल्पना करके ही नहीं, अपने आंखों से भी उस कहानी के माध्यम से, उस टेलीफिल्म के माध्यम से वहां पे देखा होगा। अर्थात मुझे बताना क्या है कि मेरा उद्देश्य ये है कि आप सिर्फ शब्दों को, वाक्यों को न पढ़कर वो लिखी हुई बातों को देख भी सके। इसलिए मैंने जानबूझकर जो है YouTube पर मौजूद जो भी कुछ उस रचना के बारे में जानकारी थी या उस प्रकार की कुछ सामग्री थी या उस प्रकार के कुछ वीडियो थे, मैंने आपको शेयर किए थे और आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। और ये जो लेक्चर है उनको देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। अर्थात सुभान खां कहानी न होकर रेखा चित्र है। हमें उस बात को समझना है कि कहानी है क्या और रेखा चित्र है क्या। तो मैं आपको वो बात बताऊंगा, उसके बाद मैं आप इतना कहूंगा कि रेखा चित्र कहानी के जैसा लगता है लेकिन वो कहानी नहीं है, उसका एक अपना अलग अस्तित्व है, उसकी एक अपनी लेखन अलग पद्धति है। तो मुझे बताना क्या है कि रेखा चित्र और कहानी के अंतर को हमें समझना है। इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में विभिन्न विधाओं के वहाँ पे पाठ दिए गए हैं। मैं आपको और एक बात समझाना चाहता हूँ कि आपने इसके पहले गद्य और पद्य की बात सुनी होगी। गद्य के भीतर जो कहानी, उपन्यास, नाटक, ये रेखा चित्र, संस्मरण, ये सभी बातें जो है गद्य के अंतर्गत आ जाती है और पद्य के अंतर्गत कविताएं, गजल, शेरो शायरी, गीति काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, ये सभी बातें जो है पद्य के अंतर्गत आ जाता है। तो साहित्य लेखन के ये प्रकार है, मतलब साहित्य इन प्रकारों के भीतर लिखा जाता है। कोई भी रचनाकार जब अपनी कलम उठाता है और वो सबसे पहले चुनता है कि मुझे क्या लिखना है। उसको अगर कहानी लिखनी है तो उसके हिसाब से उस कहानी को लिखा जाता है। उसको अगर संस्मरण लिखना है तो वहां पे उस प्रकार की जानकारी वहां पे लिखी जाती है। अर्थात मुझे बताना यह है कि हमें साहित्य लेखन के इन प्रकारों को भी थोड़ा सा समझना होगा और उसके आधार पर हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए जो पाठ है उसको भी हमें बारीकी से समझना है ताकि परीक्षा में लिखते समय ये गलती ना हो। इसके पहले के छात्रों ने ये गलती जो है, मतलब सिली मिस्टेक उसको कह सकते हैं, वो गलतियां की है। क्योंकि कहानी अलग है, रेखा चित्र अलग है। चीफ की दावत ये कहानी है और छात्रों ने लिखते समय, पिछले साल के छात्रों ने रेखा चित्र सुभान खां होने के बावजूद भी वहां पे सुभान खां को कहानी के रूप में वहां पे लिखा है। तो ये बात गलत, मतलब अच्छी तरह से न समझने के कारण हमसे हो जाती है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा हमें समझना है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य के भीतर बहुत सारी रचनाएं लिखी जाती है और बहुत सारी विधाओं के अंतर्गत लिखी जाती है। विधाओं से तात्पर्य क्या है, मैंने अभी जो बताया था, कहानी, उपन्यास, नाटक, कविताएं, लेख, उसके बाद संस्मरण, रिपोर्टाज। अर्थात ये सभी बातें जो है रचनाकार सबसे पहले उस विधा को चुनता है और उस विधा के अनुसार अपनी बातों को लिखने की कोशिश करता है। तो ये बात आप बखूबी समझ लीजिएगा कि रेखा चित्र अलग है और कहानी अलग है। चीफ की दावत की कहानी के बारे में मैंने आपको उसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि कहानी के कुछ तत्व होते हैं, मतलब लगभग 6 तत्व मैंने आपको बताए थे। कहानी के तत्व कौन कौन से हैं? एक कथा वस्तु है, दूसरा चरित्र चित्रण या पात्र, तीसरा देश काल वातावरण, चौथा भाषा शैली, पांचवा कथोपकथन या संवाद और छठा जो है उद्देश्य। मतलब कहानी के लगभग 6 तत्व हैं
और रेखा चित्र के मात्र 3 तत्व है जो मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूं। तो अपने में थोड़ा सा गलतफहमी मत आने दीजिएगा कि कहानी को ही रेखा चित्र कहते हैं, तो उसको ही मैं थोड़ा सा स्पष्ट करने वाला हूं। और एक बात बताना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य के भीतर कहानी लेखन की एक विशिष्ट परंपरा रही है और आधुनिक काल के आते आते मध्यकाल के समाप्ति के और आधुनिक काल के आरंभ से ही गद्य लेखन की परंपरा शुरू हुई और वहां से ही लगभग कहानियां लिखना शुरू हुआ है। लेकिन रेखा चित्र की ऐसी कोई विशिष्ट परंपरा वहां पे नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेखा चित्र शब्द जो है वह अंग्रेजी का जो स्केच शब्द है, स्केच अर्थात SKECTH, स्केच शब्द जो है उसका भाषांतरित रूप जो है, उसका पर्याय शब्द के रूप में हिंदी में उसको रेखा चित्र लिया गया है। रेखा चित्र का अगर शब्दशः अर्थ निकालेंगे तो वहां पे 2 शब्द आ जाते हैं, रेखा और चित्र। मतलब ऐसा चित्र जो विभिन्न प्रकार की रेखाओं से बनता है। अर्थात रेखा चित्र शब्द मुख्यतः चित्रकला से संबंधित है। मतलब आड़ी तिरछी रेखाएं लगाने के पश्चात जो भी कुछ आकृति बनती है उसको रेखा चित्र हम कह सकते हैं। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इसका अर्थ क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। देखिएगा, मैंने अभी बताया था कि रेखा चित्र एक आधुनिक विधा है। मतलब आज मतलब उसके लिए बहुत बड़ी प्राचीन परंपरा है ऐसा नहीं, आधुनिक विधा है। और इस शब्द में 2 शब्द आ जाते हैं, रेखा चित्र में 2 शब्द आ जाते हैं, रेखा और चित्र। और संस्कृत तथा हिंदी साहित्य में इसकी विशिष्ट साहित्य रचना के अर्थ में रेखा चित्र शब्द नहीं मिलता। जिस प्रकार कहानी का अर्थ हम निकाल सकते हैं, उपन्यास का अर्थ निकाल सकते हैं, उसी प्रकार संस्कृत और हिंदी साहित्य में इसके लिए कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है। परंतु यह शब्द मैंने अभी बताया था अंग्रेजी के स्केच शब्द का पर्यायवाची शब्द वहां पे स्वीकार किया गया है। मतलब वस्तुतः रेखा चित्र चित्रकला और साहित्य के सुंदर सुहाग से अद्भुत एक अभिनव कला रूप है। मतलब रेखा चित्र मैंने अभी कहा था कि मुख्यतः चित्रकला से संबंधित शब्द है और वो साहित्य में कैसे आ गया, तो साहित्य में उस प्रकार की कुछ खामियां या उस प्रकार की कुछ समानताएं जो है रेखा चित्र के समान वहां पे देखने को मिली और उसके आधार पर वो साहित्य में आ गया है। जिस प्रकार चित्रकार टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से अपने चित्र में जीवन के प्रति होने वाली सजीव अनुभूति का साकार अभिव्यक्त करते हैं, उसी प्रकार रेखा चित्रकार शब्दों द्वारा जीवन की विविध घटनाओं, व्यक्तियों तथा दृश्यों का ऐसा सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं कि पाठक अथवा पढ़ने वाले के सम्मुख प्रस्तुत व्यक्ति, वातावरण, स्थान अथवा प्रसंग साकार हो जाते हैं। अर्थात देखिएगा, यहाँ पे एक बात कही गई है कि चित्रकार जो होता है वो जिस प्रकार आड़ी तिरछी रेखाएं लगाकर एक विशिष्ट चित्र वहां पे बनाता है और उसमें वो जीवंतता लाने की कोशिश करता है, उसी प्रकार रेखा चित्रकार भी जो है अपने लेखन की पद्धति से, अपने प्रतिभा के बल पर, मतलब उसकी लेखन की जो प्रतिभा है उसके बल पर शब्दों को ऐसे गढ़ता है जिसके आधार पर उस रचना में प्रस्तुत व्यक्ति होने दीजिएगा, वस्तु होने दीजिएगा, दृश्य होने दीजिएगा, उसमें भी वो जीवंतता लाता है। मतलब ये जीवंतता वाली बात जो है रेखा चित्रकार और चित्रकार के बीच जो है लगभग समान होती है और परिणाम ये हो जाता है कि रेखा चित्र साहित्य के क्षेत्र में वह जीवंतता के कारण ही वहां पे वो शब्द स्वीकार किया गया है और उसके आधार पर हम कह सकते हैं किसी भी लेखक द्वारा, किसी भी रचनाकार द्वारा अपनी रचना में वो बात लिखना जो वो कहना चाहता है और वही बात पढ़ने वाले लोग अपनी आंखों से उसको इमेजिन कर सके, उसकी कल्पना कर सके और उसके आधार पर वो जो लेखक कहता है उसको बखूबी जो है अपने दिलो दिमाग में उसको समझ सके, उसको ही रेखा चित्र हम कह सकते हैं। अर्थात रेखा चित्र दूसरी कोई चीज नहीं है, लेखक जो कहना चाहता है पाठक वर्ग वही अगर सोचता है या उसके सामने वही चीज आ जाती है तो समझ लीजिएगा रेखा चित्रकार वहां पे सफल हो जाता है। सुभान का के बारे में हम बात करेंगे। अभी जो मैंने वो बातें आपको शेयर की थी तो उसमें अगर आप सिर्फ
लाइन टू लाइन रेखा चित्र पढ़ते तो कहीं ना कहीं वहां पे एक दाढ़ी वाला बुढ़ा आदमी जो है आपको वहां पे दिखाई देता, आप इमेजिन करते, उसकी सफेद दाढ़ी है, एक बच्चा उनके कंधे पर बैठा है। मतलब ये जो कुछ इमेजिनेशन है या उसकी जो कल्पना है, समझ लीजिएगा कि यही एक लेखक की, रेखा चित्रकार की एक शक्ति है, ताकत है, जो पाठकों के सम्मुख उसके द्वारा प्रस्तुत व्यक्ति को जो है वहां पे इमेजिन करने के लिए मजबूर कर देता है। तो रेखा चित्रकार उस प्रकार का प्रसंग जो है, जीता जागता प्रसंग जो है, अपने शब्दों की कला के माध्यम से पाठकों के सम्मुख लाता है। इस प्रकार रेखा चित्रकार साहित्यकार के साथ साथ चित्रकार भी होता है। मतलब रेखा चित्रकार लिखने वाला जो, रेखा चित्र लिखने वाला जो व्यक्ति होता है वो रेखा चित्रकार है ही, साहित्यकार है ही, साथ ही साथ एक चित्रकार भी होता है। उसको पता है कि रेखाओं की बजाय शब्दों के माध्यम से किस प्रकार प्रस्तुत रचना में उस व्यक्ति को, उस घटना को, उस प्रसंग को वहां पे साकार करना है। वह अपने मन में बिखरी हुई स्मृतियों को रेखाओं में समेटकर स्वानुभूति के रंग, स्वानुभूति मतलब अपने अनुभूति के रंग जो है उसमें मल लेता है और वो दृश्य, वह चित्र जो है सजीव रूप में वहां पे प्रस्तुत कर देता है। रेखा चित्र तो कहानी नहीं है और न ही निबंध है और न ही गद्य गीत है, न ही संस्मरण है, अपितु वह इन सब का अद्भुत और अनुपम समन्वय कर एक स्वतंत्र कला के रूप में वो सामने आ जाता है। मतलब मैंने अभी कहा, इसके पहले ही कहा था कि रेखा चित्र न ही कहानी है, न ही संस्मरण है और न ही कोई अन्य विधा है, लेकिन इन सबका समन्वय जो है रेखा चित्र में हमें देखने को मिलता है। और एक बात मैं आसानी से समझा देता हूं, देखिएगा, रेखा चित्रकार ऐसे कैमरे की भांति चित्र खींचने का प्रयास करता है जिसमें यथा तथ्य, मतलब जैसी वस्तुस्थिति है वैसा चित्र खींचने में वो मात्र कैमरे का लेंस ही उसका कार्य नहीं करता, बल्कि कैमरा मन की एंगल और उसकी पोज लेने की पैनी दृष्टि भी वहां पे कार्य करती है। मतलब कैमरे से मात्र बटन दबाने से फोटो अच्छी नहीं आती है, बल्कि कैमरे के साथ साथ वो जो फोटो निकालने वाला जो व्यक्ति होता है वो किस एंगल से, किस पोज से वो फोटो निकालता है, उसके ऊपर भी फोटो की खूबसूरती वहां पे निर्भर होती है। उसी प्रकार रेखा चित्रकार भी जो है वह अपने पैनी नजर से, अपनी कला की नजर से वहां पे उस रचना को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है और पाठकों के सामने उस दृश्य स्वरूप में जो है उस प्रस्तुत हुई व्यक्ति को वहां पे सामने लाता है। सुभान का के बारे में भी रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने वही बात की है। उन्होंने सुभान का, जो भी पाठक होता है पढ़ने वाला, उन सबके सामने सुभान का जैसे व्यक्तित्व को उन्होंने चित्र स्वरूप जो है, कल्पना के स्वरूप वहां पे लाने की उन्होंने रचनाओं में वो शब्द गढ़े हैं और उसके आधार पर पाठक भी जो है उस रचना को अच्छी तरह से समझते हैं। इस प्रकार रेखा चित्र में बुद्धि, भाव और कल्पना तीनों का अद्भुत सामंजस्य होता है। मतलब बुद्धि के आधार पर वो लिखा जाता है, भावनाएं भी उसमें प्रस्तुत होती है और साथ ही साथ कल्पना का भी एक सूत्र जो है उसमें छोड़ा जाता है। परिणामतः ये रेखा चित्र जीवंत बन जाता है। वास्तव में रेखा चित्र साहित्य की अन्य विधाओं की भांति कलाकार की किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के संसर्ग से अद्भुत क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति है। इसकी सफल शब्द योजना तथा वाक्य विन्यास के कुशल सुगंफन से वो सुगुंफन के आधार पर वो आधारित होता है। इसमें कम से कम शब्दों में तीव्र और मर्मस्पर्शी भाव व्यंजना की जाती है। मतलब रेखा चित्र में कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है और गहराई से गहराई के भावों को, संवेदनाओं को वहां पे प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए हृदय की संवेदनशीलता, सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति, अंतर्बाह्य दृष्टि, कल्पना सौंदर्य तथा विलक्षण अभिव्यंजना शक्ति आवश्यक है। मतलब रेखा चित्र लिखने के लिए आपके पास वो इमोशंस होने चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, आपके साथ वो आपके पास जो है आसपास देखने की वो निरीक्षण शक्ति चाहिए, आपके पास आंतर्बाह्य मतलब आंतरिक दृष्टि से आप क्या कल्पना कर रहे हैं और बाह्य दृष्टि से वो क्या है, ये भी दृष्टि आपके पास चाहिए। और
विलक्षण अभिव्यंजना शक्ति, अभिव्यंजना शक्ति मतलब उसको प्रस्तुत करने की जो कला है वो भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जो है रेखा चित्र लिख सकते हैं। इस प्रकार मैंने इसके पहले कहा है कि कहानी के 6 तत्व है और रेखा चित्र के मात्र 3 तत्व है। वो 3 तत्व कौन कौन से देखिएगा। रेखा चित्र के मुख्यतः 3 तत्व स्वीकार किए गए हैं। पहला है पात्र या वस्तु, मतलब कथा वस्तु। जो भी कुछ रेखा चित्र में जो लिखी गई जो कथा वस्तु है उसको एक तत्व के रूप में वहां पे स्वीकार किया गया है। दूसरा तत्व वहां पे आ जाता है भाषा शैली और तीसरा है उद्देश्य। कथा वस्तु, भाषा शैली और उद्देश्य, ये रेखा चित्र के प्रमुखता 3 तत्व है। अर्थात कोई भी रेखा चित्र जब लिखा जाएगा उसमें कोई ना कोई व्यक्ति होगा, पात्र होगा, कथा वस्तु होगी, ये उसका पहला तत्व है। और कोई भी रेखा चित्र जब लिखा जाएगा उसकी एक अपनी विशिष्ट भाषा होगी, वो भी एक तत्व है। और कोई भी रचनाकार, कोई भी रेखा चित्रकार जब भी कोई रेखा चित्र लिखता है तो उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। मतलब साहित्य लेखन जो है बिना उद्देश्य के संपन्न नहीं होता, इसलिए साहित्य की प्रत्येक विधा में उद्देश्य नामक तत्व आपको वहां पे दिखाई देगा। तो इसलिए रेखा चित्र के 3 तत्व है, उनको दोहराता हूं मैं फिर से एक बार। परीक्षा में शायद इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में कि रेखा चित्र के डैश डैश तत्व है, तो समझ लीजिएगा उसका उत्तर यह है रेखा चित्र के 3 तत्व है। कौन से है? तो कथा वस्तु या पात्र कह सकते हैं, भाषा शैली और उद्देश्य। तो इस प्रकार ये कुछ बातें जो है तत्वों के आधार पर मैं आपको बता रहा था। अब थोड़ा सा एक बात मैं आपको जानबूझकर बताना चाहता हूं कि जो हम गलती कर बैठते हैं कि रेखा चित्र ही कहानी है और कहानी ही रेखा चित्र है, उसको अगर अंतर करना है या वो अलग कैसे है इसको अगर समझना है तो वो थोड़ी सी बातें मैं बता देता हूं। देखिएगा, और मुझे लगता है कि ये बात जो है मैं अगले लेक्चर में कहूं, आप इसको थोड़ा सा गंभीरता से सुन लीजिएगा। अब तक जो मैंने बातें बताई है उसको ठीक ढंग से सुनिए, और मैं अगले लेक्चर में मैं रेखा चित्र और कहानी में क्या अंतर है, रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है, और रेखा चित्र और जीवनी में क्या अंतर है, तो ये बातें अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए ये जो बातें बताई है उसको 2-3 बार सुनने की कोशिश करें, ताकि आपको एक बार पता चल जाए कहानी अलग है, रेखा चित्र अलग है, उसको लिखने का ढंग अलग है, तो उसको समझने में कोई कठिनाई वहां पे नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, रुकते हैं, धन्यवाद।